नमस्कार, इटनॉल स्वदेश में खास शो में आपका स्वागत है। सरकारी शेयर पार्टी ओवर। सरकार शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक छवि बनती है हमारे दिमाग में, जो एक समान धारणा है। पिछले कई दशकों से हमने यही सुना है कि सरकार का मतलब है कि उसके जुड़ी हुई कंपनियों में धीमी रफ्तार, 2 बजे लंच टाइम और फैसलों में देरी। हमने यही सुना है और कमोबेश हमने यही देखा है। अगर पिछले 2 दशकों के 3 दशकों के शेयर मार्केट का आप अध्ययन करें तो यही निकल के आता है कि सरकारी कंपनियों के शेयरों में रिटर्न देखने को नहीं मिला है। लेकिन बीते 1 साल में हालात बदले हैं और एक सरकार राज कह सकते हैं कि शेयर बाजार में देखने को मिला है। चाहे वो सरकारी बैंकिंग कंपनियों की बात मैं करूं या सरकारी दूसरी कंपनियों की बात करूं, सीधे तौर पे अगर किसी सेक्टर का बोलबाला देखने को मिला है बीते 1 साल में तो वो सरकारी कंपनियां हैं। रिटर्न के मामले में इसने लोगों को माला माल किया है। अगले आधे घंटे में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिन शेयरों ने रिटर्न के मामले में लोगों को माला माल किया है उसमें बीते कुछ दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या यह गिरावट चिंता की बात है, या ये गिरावट एक मौका है, या ये गिरावट केवल मुनाफा वसूली का संकेत दे रहा है? अगले आधे घंटे आप ध्यान से शो को देखिए, क्योंकि बीते 2 दिनों में जिन शेयरों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है वो सरकारी कंपनी है। तो अगले आधे घंटे तक ध्यान से ये शो देखिए, सरकारी शेयर पार्टी ओवर। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ शेयरों के बारे में आपको बताता हूं, जिससे आप समझ सकेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था और अगले आधे घंटे के लिए किन मुद्दों पे चर्चा होने वाली है। आप शेयर देखिए, SGVN सरकारी कंपनी 1 साल में 250% का रिटर्न। RVNL रेलवे से जुड़ी कंपनी 1 साल में 232% का रिटर्न। आप देखिए IRFC 1 साल में 345% का रिटर्न। NSPC 103% का रिटर्न। ITI 183% का रिटर्न। कह सकते हैं कि सारी कंपनियां जिनकी मैं बात करने वाला हूं, चाहे हुडको हो, IOC हो, NBC हो, ONGC हो, सब में पैसे 1 साल में डबल और ट्रिपल बनते हुए देखी गई है। ऐसी तेजी शायद मैंने 2 दशक में नहीं देखी थी इन तमाम शेयरों में। लेकिन अब वापस से इन शेयरों में गिरावट का रुझान थोड़ा बनता हुआ दिखा है। इसलिए चर्चा करना बेहद जरूरी है कि क्या इन शेयरों में अब आपको क्या करना चाहिए। और इस चर्चा में, चूंकि यह चर्चा बड़ी है, तो इस चर्चा में हमारे साथ जो है प्रॉफिट मार्ट के अविनाश गुरक्षर सर जुड़े हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी डिम्पी काल्ला जुड़े हैं और अभिषेक सतवर्तन जुड़े हैं। अविनाश सर, मैं आपको याद दिला दूं, मेरे पास एक पेपर है, तारीख थी 15 सितंबर। आपके साथ मैंने एक शो किया था, बैंकों में सरकार राज। इस शो में आप जुड़े थे और गौरांग सर जुड़े थे, और जिन जिन शेयरों में आपने बात की थी ना, उन तमाम शेयरों में हमने देखा कि बीते 2.5-3 महीने में सितंबर के बाद से एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली और लोगों ने अच्छा खासा पैसा जुटाया। इसीलिए आज हमने आपको शो में जोड़ा ताकि अब आप बताएं कि इन शेयरों में क्या करना चाहिए। और डिम्पी, लगातार हर सरकारी कंपनियों पर इनकी नज़र होती है और बीते, अगर मैं बात करूँ 3-4 महीनों में, तो कई शेयर, चाहे MMTC हो, चाहे REC हो, चाहे PFC हो, सेल जैसे स्टॉक्स जिस पर डिम्पी ने बहुत बार चर्चा की है, और हमने देखा है कि उन शेयरों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और अभिषेक तो एक से बढ़कर आज रिसर्च लेके आए हैं कि इन जिन सरकारी कंपनियों पर हम चर्चा करने वाले हैं उसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, दोनों एस्पेक्ट्स क्या है, उन तमाम शेयरों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत अविनाश सर आपके साथ ही मैं करूँगा। ऐसी तेजी जो है ना सरकारी कंपनियों में, मैंने तो 2 दशक में नहीं देखी थी, आपने देखी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट देखिए मनीष, मुझे लगता है कि सरकारी कंपनीज की जो तेजी थी वो शायद सभी को सरप्राइज कर पाई है। और मेरे ख्याल से अभी तो सभी इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को सिर्फ सरकारी शेयर्स चाहिए। अभी ये जो बिकवाली हम देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से देखिए जो मोमेंटम ट्रेडर्स है जिन्होंने बहुत जल्दी पैसा बनाया 2-3 महीनों में, वो निकल रहे हैं। बट मेरे ख्याल से जो इनहेरेंट क्वालिटी इन पीएसयूज की है वो ये है कि पुराने दिन में तो सरकारी कंपनीज का जो स्टाइल था काम करने का वो अलग था। अभी सारी कंपनीज बहुत चुस्त हो चुकी है, एफिशिएंट हो चुकी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब वो समझते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है और डिलीवरी को लेके मेरे ख्याल से अक्रॉस द सेक्टर्स एक रियलाइजेशन हो गया है इन कंपनीज के मैनेजमेंट्स को। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये कंपनीज बहुत ही अच्छी तरह से प्रोफेशनली मैनेज करे और यही सब शेयर के प्राइसेस में दिख रहा है। हालांकि मैं यही कहूंगा आपके निवेशकों को कि देखिए पीएसयू स्टॉक्स को अभी अगर आपको खरीदना है तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है और इमीडिएटली पूरा पैसा मत डिप्लॉय करिए, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में, शेयर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, फंडामेंटल्स ठीक-ठाक रहते हैं। तो प्राइस को अगर आपको थोड़ा-सा मैनेज करना है तो पूरी क्वांटिटी एक साथ मत खरीदिए।
आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना है, तो ही आपको इस स्पेस से अच्छा पैसा बच सकता है। बस ये तौर पे अविनाश सर, और अविनाश सर से हम समझने की कोशिश करें कौन कौन सा शेयर है, किसके वैल्यूएशन सस्ते हैं, किसके वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, तमाम शेयरों पर चर्चा होगी। डिम्पी को मैं जोड़ना चाहूँगा। डिम्पी, सीधे तौर पे सरकारी कंपनियों को लेके मैंने ये नोट किया है कि सीधे तौर पे सरकारी कंपनियां भी आपके दिल के करीब रही हैं, और मेरा आपका तो कह सकते हैं कि साथ जो है दोस्ती जो है करीब 1 दशक से ज़्यादा का तो हो ही चुका है। और इस 1 दशक में मैंने देखा है कि जो कंपनियां बेहतर करती हैं या जिन कंपनियों में टर्न अराउंड स्टोरी दिखती है, उस पर आपकी नज़र सबसे पहले जाती है। सरकारी कंपनी जो टर्न अराउंड स्टोरी हुई, उसके बाद जो गिरावट आई पिछले 3-4 दिनों में, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक महज प्रॉफिट बुकिंग है और आप कुछ वैसा ही सोच के चलिए कि आपको अगर 200% के रिटर्न मिल रहे हैं तो आपको क्या 30% से घबरा जाना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, या आपका जवाब खुद से आपको मिलना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, हर आदमी को शेयर बाज़ार में या इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। जिन्होंने पहले एंट्री कर ली वो तो निकल नहीं रहे, नए वालों के लिए फोमो हो गया, वो बिल्कुल ढूंढते रह गए। दूसरा पॉइंट, एक जिसको हम कहते हैं वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन, क्या वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सारी कंपनीज को बहुत छोटी तादाद में बहुत अच्छे ऑर्डर मिल गए, पॉलिसी का बेनिफिट मिल गया, बैलेंस शीट ठीक हो गई, सब चीज़ अगर छोटे समय में होगा तो ये तो न्यूटन का ही तरीका है ना कि आप जितनी जल्दी ऊपर जाएंगे उतनी ही स्पीड से वापस भी नीचे आएंगे। थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% प्रॉफिट इरोड हो जाएंगे, लेकिन एक जस्टिफिकेशन ज़रूर होगा आपके प्राइसिंग का। जब आपने स्टार्ट किया ना था, वहीं से उसका जवाब छुपा हुआ है। 200% चलने के बाद कंपनीज के अंदर थोड़ा कूल ऑफ होना लाजमी है और ये मार्केट का एक तरीका है। अविनाश सर ने अभी एक बात में आपको पूरे शो का एक लाइन दे दी है, वो ये लाइन दे दी है कि आपको सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। वो समय निकल चुका है जो ये कंपनीज आपको बहुत सस्ते दाम पर वैल्यूएशन पे मिलती थी। अब इन सब में आपको वैल्यूएशन के कंसर्न दिखेंगे, ऑर्डर बुक डाइजेशन दिखेगा कि वो तो पहले से डाइजेस्ट हो चुकी है, एग्जीक्यूशंस की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए मैं अविनाश सर की इसी लाइन के साथ ही मैं कंक्लूड कर दूंगा कि अब आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, वैल्यूएशन की चिंता करना पड़ेगा, शायद आपको रेंज के प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब आपको थोड़ा पैसा डिप्लॉय करते समय देखना पड़ेगा कि मैं कितना पैसा डिप्लॉय कर रहा हूँ और किस सेगमेंट की सरकारी कंपनीज में कर रहा हूँ, उसमें दम कितना है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको नोटिस करनी होंगी। वो ज़माना चला गया जब यूफोरिया था, वो दौर खत्म चला गया कि बस कोई भी सरकारी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, मुनाफा तो अगले दिन देखने को मिलेगा या अगले हफ्ते देखने को मिलेगा या अगले महीने देखने को मिलेगा। अब हमारे साथ 2 और सहयोगी हैं, अभिषेक है और पूजा भी जुड़ चुकी हैं। इन दोनों पे जिम्मेदारी मैंने, डिम्पी ने थोड़ा ज़्यादा बड़ी डाली है कि आप जो है ना हमें वैल्यूएशन बताइए कि इस कंपनी में अच्छा है, किस कंपनी में बुरा है। हमने कहा कि रिसर्च थोड़ा कीजिए और निकालिए, और दोनों ने बड़ी मेहनत की है, सुबह से लगातार रिसर्च करके वो निकाल है। शुरुआत में जो है अभिषेक आपके साथ करूँगा। SGVN एक ऐसी कंपनी जिसमें हमने देखा कि क्या शानदार रिटर्न देखने को मिला है, 200% का, 250% का रिटर्न। लोग रख रहे थे शेयर, 1 साल निकला, 2 साल निकला, 5 साल निकला, 10 साल तक निकला, रिटर्न ही देखने को नहीं मिला। 2%, 5% रिटर्न देखने को मिला, और 1 साल में 250% का रिटर्न। क्या है कहानी पूरी, और क्या अब इसके वैल्यूएशंस बता रहे, बुल और बियर क्या बता रहे हैं इसके? जी मनीष, देखिए बहुत तेज़ी से चले हैं सरकारी कंपनीज और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन उन्होंने बेहतर किया है। एक ये फैक्टर रहा है और सरकार का सपोर्ट है, और जिस सेगमेंट में SGVN ऑपरेट करती है और सरकार का पूरी तरह से फोकस है रिन्यूएबल स्पेस को बढ़ावा देने पर। तो आप देखेंगे कि अगर तेजी के ट्रिगर अगर हम खोजेंगे तो पहला ट्रिगर यह है कि सरकार ने बजट में जो आवंटन है उसको बढ़ा के कर दिया है 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए का। लेकिन चिंता यह है कि सरकार तो आवंटन बढ़ा रही है, नतीजे थोड़े से कमजोर आए। तीसरी तिमाही के मुनाफे में करीब 51-52% के आसपास की गिरावट, जो कि अनुमान से कम रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट्स लगातार मिल रहे हैं कंपनी को, और गुजरात सरकार से, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 200 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है और जिसकी वैल्यू है करीब 1100 करोड़ रुपए की। तो ऑर्डर्स को लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से एग्जीक्यूशन को लेकर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट डिले होते हैं, कई बार धीमी रफ्तार से काम हो रहे हैं, वो एक चिंता जरूर है। कम जनरेशन और कैपेसिटी इंसेंटिव घटने से ही कंपनी के मुनाफे पर दबाव आया था, तो ये ध्यान रखने वाली चीज होगी। एक और चीज कि रिन्यूएबल कारोबार पर कंपनी लगातार फोकस बढ़ा रही है और फाइनेंसिंग भी बहुत जम के हो रही है। अभी उनको 10,000 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग होगी, आपको जान के आश्चर्य होगा। और उस 10,000 करोड़ में जो बड़े जो निवेशक हैं, डॉयश बैंक है, SBI है, PNB है, इसके अलावा मित्सुबिशी है, यूनाइटेड फाइनेंशियल है जापान का, तो बड़े निवेशकों की तरफ से पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन टेंशन यह है कि चूंकि उम्मीदें ज्यादा है, काम ज्यादा है, कई बार
रफ्तार धीमी हो जा रही है। तो धीमे काम की वजह से हिमाचल सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट था इनका, जांगी थोपान पावारी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, उसको सरकार ने वापस लिया है। 780 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये था। लेकिन अब बाकी जगहों पर कंपनी को प्रोजेक्ट लगातार मिल रहे हैं। असम में कंपनी 1000 करोड़ रुपए की 1000 एकड़ की जमीन एक्विजिशन करने की कोशिश कर रही है और इस पर 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाएगी। एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अब सवाल यह है कि ये शेयर को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस का रुझान क्या है, क्योंकि शेयर बहुत चला हुआ है, 250% जैसा कि आप बता रहे थे। और इसके बाद ही सवाल यह है कि क्या वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस भी यही मान रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का यही कहना है कि वैल्यूएशन महंगे हो गए, उसके चलते उसको डबल डाउनग्रेड किया गया शेयर को और रेटिंग कर दी गई सेल और लक्ष्य घटाई कर दिया 65 रुपए, यानी कि जहां से चला था करीब 40-50 रुपए के स्तर से एक रफ्तार पकड़ी थी एसजीवीएन ने, 65 रुपए का लक्ष्य कर दिया था गोल्डमैन सैक्स ने। 1-1.5 महीने पहले यह रिपोर्ट आई थी। लेकिन कंपनी के पास जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो उसको लगातार बढ़ाने पर फोकस है और 2026 तक 12 गीगावाट के रिन्यूएबल पोर्टफोलियो का लक्ष्य है। तो कुछ कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन कंपनी के लिए पॉजिटिव कहीं ज्यादा है। रिन्यूएबल पर फोकस है, लगातार बढ़ रहा है, सरकार का सपोर्ट है, फाइनेंसिंग अच्छी है और नए नए ज्योग्राफीज में भी कंपनी अब एंटर कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं कंपनी के लिए। शेयर नहीं चलता था ना, एक तो एक चर्चा होती थी हमेशा कि कंपनी पानी से बिजली बनाती है, पता नहीं शेयर कब चलेगी और कब चलेगा, और ये शेयर चलता ही नहीं था। 3 दिनों में केवल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 3 दिनों में करीब 12% की गिरावट देखने को मिली है, 28% की, तो लोग घबरा गए हैं। और एक साल में शेयर जो है 233% चला है। अविनाश सर, क्या राय होगी एसजीवीएन को लेके? मनीष, जैसे कि अभिषेक ने कहा कि देखिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए जो 45-50 रुपए में मुझे याद है ये स्टॉक चलता था, ये बहुत तेजी से भागा। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी ओएफएस किया, गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमाया। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा नरम आ चुका है, एग्जीक्यूशन अगर नेक्स्ट क्वार्टर से पिकअप होता है तो मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिले। लेकिन जो भी निवेशक अभी खरीदना चाहता है, मेरे ख्याल से 10 से 15% ही डिप्लॉय करे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी नेगेटिव सरप्राइज आई है क्वार्टरली के, तो आगे भी ऐसा ही खराब नंबर आएगा। आने वाला 12 से 15 महीने में बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बाकी है रिन्यूएबल स्पेस में, और जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन एक बार ठीक ठाक होता है तो आपको नंबर्स में भी फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। मैं अभी भी कहूंगा कि अगर आपको खरीदना भी है तो 10 से 15% की कैपिटल लगाइए, बैलेंस क्वांटिटी आपको बाद में आप अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, अभी शॉर्ट टर्म में इसको मत देखिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में कोई बड़ी बढ़त ना आए, बट अगर आपका 12-18 महीने का व्यू है तो अगर गिरता है तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करिए, लेकिन अभी पूरा कैपिटल मत डिप्लॉय करिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए जरूर पैसा बनेगा। सीधे तौर पे इसमें पैसा बनता हुआ दिखेगा। हमने देखा ना, कभी तेजी देखने को ही नहीं मिलती थी, अब ऐसी तेजी देखने को मिली कि घबराहट होने लगी, इतना मुनाफा सही है भी कि नहीं, कब बुक करें। अब तो थोड़ी गिरावट देखने को मिली। आप किस रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? पिछले दिनों आपने मैनेजमेंट से भी इस पर चर्चा की थी। वो है RVNL, जिसके मैनेजमेंट से हमने चर्चा भी की थी। और मैं एक स्टैंडर्ड बता दूं, मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आपकी ऑर्डर बुक और आपका मार्केट कैप से ज़्यादा तो आपकी बड़ी ऑर्डर बुक है। मान लो 52-53 हज़ार करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है और इनकी ऑर्डर बुक है 60,000 करोड़ की। तो खैर, मैं अपनी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए आपसे शेयर करवाऊंगा। मैं उसमें 1-2 पॉइंट आपको जरा पहले नोटिस करा देता हूँ, फिर मैं जो सारी चीज़ें हैं आपके सामने में मैं रखना भी शुरू कर दूंगा। RVNL, जैसे आप मनीष कह रहे थे कि पहले सुस्ताती थी बिल्कुल कंपनियां, आप इसको देखिए 2019 से लेके 2023 तक, ये 2019 से लिस्ट हुई कंपनी है। 2019 से 23 तक ये सिर्फ 40 रुपये की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इसने 40 दिन लिए इसी तरह के नंबर रिकॉर्ड तोड़ ऊपर करने के लिए। मैंने इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला हुआ है, इससे ये पता किया जा सकता है कि कोई शेयर अगर नीचे आ रहा है तो खिसक खिसक के कहाँ तक आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसने आके अभी करीब 38% का रिट्रेसमेंट पे आके रोका है। अगर ये 50% भी कर देता है तो कम से कम 190 पे आ जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी शेयर टूटता है तो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट उसमें ज़रूरी होती है। तो फिलहाल मैं इसी टूल के बेसिस पर सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि RVNL को एकदम से भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देख के ही आप इसमें ट्रेड लीजिएगा। ये सिर्फ में टेक्निकल का पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ वो सारे बुल्स और बियर का सिनेरियो जो मैंने अभिषेक की हेल्प से
मैंने उनको एक रिपोर्ट भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके मेरे को दिया और मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। पहला, कंपनी की ऑर्डर बुक तो काफ़ी मजबूत है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मार्केट कैप से आ रहा तो इसकी ऑर्डर बुक है, तो क्या खाली ऑर्डर बुक के दम पे इसको खरीद लेना चाहिए? तो उसके सामने आपको ये दिखेगा कि तीसरी तिमाही में कंपनी के जो नतीजे हैं वो कमज़ोर आए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने पर भी कि कंपनी के नंबर अच्छे आ सकते हैं नहीं आ सकते, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अच्छी ऑर्डर बुक अच्छे नंबर की गारंटी नहीं है, तो आपको एक बार वेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, रेलवे के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी कंपनी उतर रही है। ये एक्सपेरिमेंट कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, अपने आप में ये भी क्वेश्चन है। दूसरी, इसके में सामने जो मैंने पॉइंट्स रखा है वो तीसरी तिमाही में आय है 6% कम हो गई है। आपकी ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छी है लेकिन फिर आय कम क्यों हुई? इसका मतलब मार्जिन की प्रॉब्लम है। आपके मुनाफे में 6% की कमी आई है, जबकि आप तो सरकार से ऑर्डर लेते हैं, फिर भी क्यों आई ये कमी? तो इस सबके जवाब आपको देने पड़ेंगे कि आपकी प्रिवेलिंग ऑर्डर बुक में आय और प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो रही है, तो आप नए बिजनेस में उतर के कैसे काम करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। तीसरी तिमाही में आखिर में कंपनी का 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। जैसे मैंने कहा कि इनकी मार्केट कैप से ज़्यादा हो चुका है। कंपनी के मार्जिन्स पर लेकिन दबाव देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक का साइज़ बढ़ना अलग बात है, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूशन अच्छे से करना अलग बात है। इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है भी आज भी देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आरईसी के साथ इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए की एक फाइनेंसिंग का करार भी किया। आरईसी आपको पता ही है, अब कंपनी फाइनेंस भी करती है। पिछले 1 साल में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी तेज़ी से महंगे हुए हैं। वैल्यूएशन का ही गेम है सारी की सारी सरकारी कंपनीज पे, जो थोड़े महंगे बता रहे हैं। और लास्ट पॉइंट में रखूंगा, रेलवे कैपेक्स पर सरकार के फोकस से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये विकास निगम है, इन सब का काम कंपनी को, रेलवेज़ को ग्रो करवाना है और इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका अपनाई है। लेकिन नए सेक्टर में एंट्री के कारण मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए, टेक्निकल व्यू पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया, और मेरे को लग रहा है कि अविनाश सर, एक कोर्ट रूम में जैसे हम होते हैं ना, सारे पॉइंट्स रखने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं, तो एक बार मैं अविनाश सर से बोलूँगा अपना फैसला सुनाते। मनीष जी आप बोलिए। बिल्कुल, आपने टीज कर दिया। अविनाश सर बताइए फैसला। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे टिम्पी ने कहा कि बहुत पॉजिटिव्स है, काफी नेगेटिव्स भी उन्होंने कहे। देखिए, मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी स्टॉक बहुत तेजी से भागा है। मुझे याद है जब 20 रुपए में आईपीओ आया था, तभी कोई इस शेयर की तरफ देखता नहीं था, पर उसके बाद सभी को पसंद आ गया, बहुत लंबी तेजी हो गई। अभी स्टॉक ऐसे सिचुएशन में है कि अगर नंबर्स अगले क्वार्टर के लिए भी थोड़े कमजोर आते हैं, तो स्टॉक में इमीडिएट कोई री रेटिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। हालांकि देखिए, कंपनी अच्छी है, 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, लेकिन जैसे डिम्पी ने कहा कि देखिए सिर्फ ऑर्डर बुक होने से कुछ मतलब नहीं है, आपको एग्जीक्यूशन करना है, मार्जिन भी इंप्रूव करना है। दोनों ही फ्रंट पे कंपनी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, जो मार्केट्स को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा है। और अगर और एक क्वार्टर थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस आता है, तो थोड़ी सी और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। तो आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन तो महंगा ही है, प्लस एग्जीक्यूशन वीक है, मार्जिन्स वीक है, तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट। मे बी थोड़ी सी और निचले लेवल पे मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। बट अभी फिलहाल जिनके पास है, जो बहुत पहले ले चुके हैं, उनको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए, और बैलेंस क्वांटिटी वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली चीज अच्छी बनेगी, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। तो खरीदार करके चल सकते हैं एक बार के थोड़ा सा प्रॉफिट बुक के लिए। बाकी जो अगर निचले स्तरों पे आपने लिया है तो होल्ड करके चल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको मुनाफा वसूली करने की सलाह अविनाश दे रहे हैं। अब चलते हैं पूजा के पास। पूजा के पास सबसे अलग हट के शेयर है। पूजा खुद ही आप बताइए कौन सा शेयर के बारे में बताने वाली है पीएसयू कंपनियों में। जी मैं बताने वाली हूँ एसबीआई कार्ड के बारे में। और एसबीआई कार्ड के लिए देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, पेरेंटल देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एसबीआई जैसे दिग्गज एसबीआई बैंक जैसे दिग्गज कंपनी है एसबीआई कार्ड की पेरेंट कंपनी, तो उस लिहाज से बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि कंपनी के नतीजों में कुछ कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो एसबीआई कार्ड के बोला बे के पॉइंट्स अगर पहले शुरुआत करें तो एसबीआई कार्ड के केस में पहला जो चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये है कि कंपनी केवल एक सेक्टर को फोकस नहीं करती, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये सैलरी पर भी फोकस है इनका कॉर्पोरेट में भी फोकस है। तो बिज़नेस के लिहाज से बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक जगह पर फोकस नहीं है, अलग अलग जगह पर फोकस्ड है। कंपनी का लगभग सभी सेगमेंट पर ये फोकस कर रही है। तो उस लिहाज से
रिस्क रिवॉर्ड इनका काफ़ी फेवरेबल है। लेकिन उसके सामने अगर एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो अब तक 8 तिमाही हो चुके हैं जब कंपनी के नतीजे इस बार भी कमज़ोर आए। तीसरी तिमाही के नतीजे भी कमज़ोर थे और लगातार बैंक के जो कंपनी के बुक्स में हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है मार्जिन और एसेट क्वालिटी को लेकर। इसके अलावा कंपनी मेट्रो में तो फोकस कर ही रही थी, अब नॉन मेट्रो में क्रेडिट कार्ड इशुएंस में जो तेज़ी आई है उसका भी फ़ायदा यहाँ पर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके सामने जैसा कि हमने बात की कि तीसरी तिमाही में नतीजे कमज़ोर थे, स्लिपेजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और मैनेजमेंट का खुद कहना है कि 2 तिमाही तक यहाँ पर जल्द ही सुधार देखने की अनुमान नहीं नज़र आ रहा है, दिक्कतें आगे भी जारी रहेंगी। बढ़े हुए क्रेडिट कॉस्ट और प्रोविजनिंग अब अपने उच्चतम स्तर पर आ चुके हैं, अपने पीक्स पर आ चुके हैं, तो यहाँ से उनका मानना है कि अब धीरे धीरे रिकवरी ही देखने को मिलेगी। लेकिन उसके सामने हमने ये भी देखा कि नए अकाउंट एडिशन में भी कमी आई और आगे भी धीमी ग्रोथ रहने का अनुमान बताया जा रहा है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है और ये मैनेजमेंट की तरफ से खुद हाईलाइट हुआ है कि FY25 थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी समय लगेगा, FY25 के बाद रिकवरी ट्रेंड देखना शुरू होगा। लेकिन अभी इस बार के नतीजों को देखते हुए काफ़ी सारे ब्रोकरेज हैं जिन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। एक और पॉजिटिव था LIC ने आगे के नंबर्स को देखते हुए, आगे के आउटलुक को देखते हुए LIC कॉन्फिडेंट है कंपनी पर। इस वजह से हमने देखा कि हिस्सेदारी भी बढ़ाई है उन्होंने, 4.99% से बढ़ाकर 5.02% कर दी है। लेकिन जैसा कि हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, इंक्रेड ने लक्ष्य घटा दिया है और 600 से घटाकर 500 का लक्ष्य वो देख रहे हैं SBI कार्ड्स के लिए। तो सीधे तौर पे SBI कार्ड्स पूजा ने कहा बड़ी मुश्किलें हुई, पर कोई बात नहीं, आपने करके तो दिखा दिया। अविनाश सर, अब समय कमी है तो थोड़ा रैपिड फायर राउंड करते हैं, उसके बाद मैं आपसे पिक्स लूंगा कि सरकारी कंपनी में कौन सा शेयर पसंद है। बस आपको बताना है कि होल्ड, प्रॉफिट बुक या सेल। सीधे तौर पर SBI कार्ड क्या राय होगी? नहीं, मेरे ख्याल से SBI कार्ड में मुझे तो लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा रिस्क एपिटाइट है तो देखिए, डिजिटल जो रेवोल्यूशन अभी इंडिया में हो रहा है, क्रेडिट कार्ड्स का जो सिलसिला है, मेरे ख्याल से देखिए काफी हद तक अभी रूरल मार्केट्स में भी पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं देखिए UPI भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट है वो जाएगा नहीं और पेरेंट बहुत स्ट्रांग है। तो मैं तो कहूंगा कि इस लेवल से अगर थोड़ा सा आप खरीदो, एटलीस्ट 20-25% अपनी इन्वेस्टमेंट अभी इस प्राइस पे आप एंट्री भी कर सकते हो। बट नजरिया आपको कम से कम 12-18 महीने का रखना है। कंपनी बहुत बढ़िया है, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आपको क्वार्टर्स में मिलेगा। और थोड़ा सा इंतजार अगर आप करें तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। अविनाश सर, समय की थोड़ी कमी है तो बस सिर्फ बाय से होल्ड, प्रॉफिट बुक, जो भी आपको लगता है एक एक शब्द बताते जाइए। IRFC होल्ड करिए, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। TI? इनसे ITI में भी मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, हालांकि प्राइस गिरा है बट डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने। NBCC में मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुके हैं। आखिरी से सर, हुडको में भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, हालांकि शेयर ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और होल्ड करिए। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो रनवे है हुडको का अगले 1.5-2 साल के लिए काफी अच्छा लगेगा। अब सर, आपके तरफ से कौन से कंपनियों के शेयर सरकारी कंपनियों में जिसमें खरीदारी करनी चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे इरेडा पसंद है, हालांकि वॉलेटिलिटी बहुत है इस काउंटर में, पर मैं यही कहूंगा कि जो भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे इमीडिएटली पूरा पैसा मत डालिए। 10%, 15%, 20% जितना भी आपका रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से आप डालिए। मुझे लगता है कि इरेडा में क्वार्टर का नंबर, तीसरी तिमाही का नंबर बहुत तगड़ा आ गया है, ये सिलसिला आगे भी चलेगा। तो यहाँ पे 225-230 का टारगेट प्राइस आपको अगले 1 साल में मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो है वो TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी है, करीबन 185 का प्राइस है और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो यहाँ पे 235-240 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी खरीदिए। थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन चाहिए, मे बी नियर टर्म में नहीं बट एटलीस्ट मीडियम टर्म में जरूर चलेगा। उसके बाद कैनफिन होम्स, ये कंपनी जो है मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बहुत ही सस्ती कंपनी है, करीबन 775-780 का प्राइस है। यहाँ पे भी करीबन अगर साल भर का नजरिया ले तो 900 रुपए का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। बहुत ही अच्छी एसेट क्वालिटी है, 1% से नीचे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ROE भी 20% है और कम से कम मुझे लगता है कि इस साल आपको अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये अच्छे विकल्प है। और फाइनली मनीष, कोल इंडिया जो कंट्री का सबसे बड़ा मोनोपोली है प्लेयर कोल में, कोई भी गिरावट अगर आती है तो देख लीजिए, क्योंकि मार्च के रिजल्ट जब आएंगे तब आपको एक बम्पर डिविडेंड भी मिलेगा, प्लस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी कोल में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी करीबन 475-480 का टारगेट प्राइस अगले साल भर में पॉसिबल लगा।
कोल इंडिया पसंद है, अविनाश सर को 480 का लक्ष्य होगा। ये TFCI पसंद है, इसके अलावा एडा पसंद है और इनको कैनफिन होम को पसंद है। तमाम शेयर में 1 साल के लब्धि के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अविनाश सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने जो है ना फटाफट तमाम शेयरों पर चर्चा की। डिम्पी, अभिषेक और पूजा, आप तीनों का भी शुक्रिया कि कम समय में आपने इतना सारा रिसर्च करके इतनी सारी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी। तो सीधे तौर पे यही था सरकारी शेयर पार्टी ओवर। इस खास शो में हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, तमाम सरकारी कंपनियों पर चर्चा की। पूरा शो आप जा सकते हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं जाके। इसके अलावा बाकी ईटीएन और स्वदेश के सोशल पेज पे भी जाके पूरा आप शो देख सकते हैं और तमाम शेयरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वक्त एक